बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, 9 दिसंबर को जो है आलमी सतह पर एंटी करप्शन डे जो है वो मनाया गया कि करप्शन को ना बोली गई नो से नो टू करप्शन। लेकिन अगर हम करप्शन इंडेक्स पे आलमी मंजरनामे पर नज़र डालें तो आज भी पाकिस्तान वो मुल्क है जो 133वें नंबर पर करप्शन में पे खड़ा हुआ है और बदतरीन जो है सूरत हाल है करप्शन के हवाले से। मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदारों में जो है करप्शन का बाज़ार गर्म नज़र आता है। देखा जा सकता है कि किसी भी आप अदारे को उठा के देख लें, किसी भी महकमे को पाकिस्तान के उठा के देख लें तो उसमें आपको होशरबा करप्शन की दास्तानें नज़र आएंगी। ऐसी ऐसी दास्तानें रकम हुई हैं कि आज से पहले कभी देखने में नहीं आई, और आज भी जो हुकूमत की जानिब से इस पर इक़दामात हैं उसकी तरफ अदम तवज्जोही है। वो ऐसे करप्ट अनासिर को बार बार अहम सीटों पर तैनात किया जाता है। न सिर्फ उनको तैनात किया जाता है बल्कि बाज़ ऐसे अनासर हैं जो सिफारशी तौर पर लगाए जाते हैं। इस हवाले से हमारे साथ आज हमारे जो मुतलका बीट रिपोर्टर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनके पास अपने अपने अदारों के हवाले से जो उनकी बीट्स के अदारे हैं उनमें करप्शन की होशरबा दास्तानें उनके पास मौजूद हैं और हम उस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद है हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड जनाब अब्दुल वहीद डोगर साहब। इसके अलावा हमारे साथ जो है सीनियर सहाफ़ी बाकर हसनैन साहब मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ सहाफ़ी हमारी रिपोर्टर जो है बरीरा सत्तार वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम वहीद डोगर साहब के पास चलेंगे। वहीद साहब, चीफ कमिश्नर ऑफिस में जो है इस्लामाबाद में सीटों पर अफसरान और एहलकारों को जो तैनात किया जाता है, एक तो उनकी काबिलियत का क्या मेयार है? हमने देखा है कि वहाँ पे डेपुटेशन पे भी लोगों को तैनात किया जाता है। एक तो ये हमें बताएंगे उनकी तैनाती का क्या तरीका कार है और क्या राइट मैन फॉर राइट जॉब वाला फार्मूले पे अमल दरामद किया जाता है। मोहम्मद अली रंधावा साहब आपके चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे पर्चियों पे लोगों को तैनात किया जाता है और बड़ी अहम सीटों पे जो है वो ऐसे लोग तैनात किए गए मुबैना तौर पर जो जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो अपनी सीटों पर तैनात हैं। आपके पास क्या स्टोरी है इस हवाले से? देखिए काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके इंट्रो की तरफ आऊँगा मैं, जो आपने ये 133 पाकिस्तान का है और 9 दिसंबर को हमने करप्शन के हवाले से, तो ये 9 दिसंबर के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब के चेयरमैन की जानिब से जो बयानात सामने आए, जो अखबारात की शाह सुर्खियाँ बने, जो लोग ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और आवाम की मेहनत से कमाई गई आमदनी लूटते हैं, इन्हें अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ता है। हुकूमत अकेले करप्शन से नहीं लड़ सकती, पाकिस्तानियों आओ मिलकर खड़े हों। ये आपके वज़ीर आज़म और पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है ये करप्शन के आलमी दिन के मौका पर। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वो फरमाते हैं कि माशरे से करप्शन की आदत ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखना होगी। जो चेयरमैन नैब जो है वो फरमाते हैं कि नौजवानों को करप्शन के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। अब सवाल सर मेरा ये है कि नौजवान करप्शन के खात्मे के लिए क्या किरदार अदा करें? मैं और आप यहाँ चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि यही जो हमारे जो इक़्तिदार के ऐवानों में लोग बैठे हैं और 1985 से देख लें, बल्कि 76 साल से इन दोनों सियासी जमातों की हुकूमत है और करप्शन में हमारा जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो 133 आपने बताया। तो क्या हो सकता है सर? अब आपने चीफ कमिश्नर ऑफिस की तरफ आ जाएं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट की मतलब कैसे जन्म लेती है कि वहाँ पर अब आप किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो डीएमजी ग्रुप के अफसरान हैं, वो उनका रवैया आवाम के साथ ऐसा ही होता है कि जैसे कि उन्होंने कोई सीएसएस करके ना कोई आवाम के ऊपर एहसान किया है। मोस्टली हमने जो देखा है, फिर उनका कॉल भी यही होता है कि हम तो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए हैं। मतलब उनको शायद कोई इनका कोई कोर्स ऐसा है कि जिसमें उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अब चीफ कमिश्नर जो अभी मोहम्मद अली रंधावा साहब तैनात हैं, तो मेरा ख्याल था कि बड़े कोई फरशनाज अफसर हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इनको लेकर आए हैं, मतलब कोई सर्व करेंगे शहर को। अब उनके पास चेयरमैन सीडीए का भी इजाफी चार्ज है और चीफ कमिश्नर भी हैं। अब उनकी जो कारकर्दगी है, जो काबिलियत है, वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया में और सीडीए में होने वाली करप्शन की आईनादार है। छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक वहाँ पे साहब हैं, तहसीलदार हैं आजकल,
चौधरी मंजूर उनका नाम है। आपने मुबैना करप्शन की बात की, तो मुबैना मेरे ख्याल में हम जर्नलिस्ट वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता, शक व शुबे की गुंजाइश। शक व शुबों की जो गुंजाइश होती है। अब चौधरी मंजूर साहब जो है वो इस्लामाबाद में एज ए पटवारी तैनात थे। ये पटवारियों के जरिए करप्शन कैसे होती है, और इनका लिंक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर पटवारी का स्केल चौथा पांचवा स्केल होता है मेरा ख्याल है। सर, लेकिन अप्रोच देखें ना सर, ये जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑफिस तक उसका कनेक्शन है। अगर एक पटवारी है वो रिश्वत ले रहा है तो करप्शन कर रहा है और उसकी पुष्टपनाही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो रही है, तो ये भी तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना। अब ये चौधरी मंजूर के हवाले से जब मैंने तहकीकात शुरू की, पता चला कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के जनाब इसहाक डार साहब, वो मुबैना तौर पर इनकी जो है वो पुष्टपनाही कर रहे हैं ये चौधरी मंजूर की। अच्छा, ठीक है। अब चौधरी मंजूर जो है उनके खिलाफ जो मेरे पास एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, वो सर कुछ यूँ है मामला कि इस्लामाबाद स्पेशल सेंट्रल जज के हुक्म पर ये इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर ये मेंशन है, दिस रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद। ठीक है। वेयर बाय द ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्टेड टू इंक्वायर द सब्जेक्ट मैटर US 209 CRPC एंड सबमिट रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जो है ना सर वो सबमिट हो चुकी है, अदालत के हुक्म पर इंक्वायरी होती है, और रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर ये चीज़ मेंशन है कि चौधरी मंजूर ने अपने ABL या निजी बैंक कह लें कि उसके अकाउंट से 50 लाख रुपया रिश्वत जो है वो वसूल की है। अब अलमिया देखें कि बजाय इसके कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती, उससे रिकवरी होती, और इंक्वायरी में भी वो मुतमिन नहीं कर सके इंक्वायरी अफसर को, FIA को, कि FIA ने स्पेशल जज सेंट्रल की हुक्म पर ये इंक्वायरी की है। FIA को वो मुतमिन नहीं कर सके कि उन्होंने ये किस मद में 50 लाख रुपए उनके अकाउंट में रिसीव हुए। उल्टा जब हमने उनसे रब्ता किया इस हवाले से कि ये चौधरी मंजूर आप ही हैं, तो उनका ये मौक़िफ़ था यह है कि नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। देखें एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अब चौधरी मंजूर साहब ने अपने जो बैंक अकाउंट है 001003487734001। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बाकी साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आइस्को बहुत बड़ा महकमा है इस्लामाबाद का, इसमें सुनने में आ रहा है कि करप्शन का बाजार गर्म है और एक्सियन ऑफिस का अमला जो है आने वाले साइलिन से पैसे बटोरता नजर आता है। कुछ वीडियोस भी मंजरे आम पर आई हैं और सुनने में आ रहा है कि नए मीटर्स लगाने के हवाले से भी भारी रिश्वत जो है वो तलब की जाती है। आपको क्या लगता है कि ये जो आप आइस्को की स्टोरीज करते रहे कई सालों से कर रहे हैं कि आइस्को का महकमा कब ठीक होगा? एक तो ये वैसे सफ़ेद आती है, दूसरा अवाम पे बिलों का बोझ भी ये डालते हैं, तीसरा इनकी करप्शन ही ख़त्म नहीं होती, चौथा ये यूनिट भी फ्री के ले जाते हैं सारे के सारे, इनका पेट नहीं भरता। इनका पेट कब भरेगा? काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है करप्शन की, तो करप्शन जो है इस वक्त सिर्फ आइस्को का मसला नहीं है। इस्लामाबाद के जितने भी बड़े इदारे हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी देख लें, आइस्को देख लें, इंतज़ामिया के हवाले से देख लें, DC ऑफिस को आप देख लें, जितने भी इंतज़ामी अमूर चलाने वाले इदारे हैं जो वफाक में काम कर रहे हैं, उन सब में जो करप्शन है वो अब इस तरह है जैसे आप वहाँ पे करप्शन ही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, करप्शन ही आपकी एम्प्लॉयमेंट है, करप्शन ही आपके काम करने का तरीक़ाकार है, करप्शन ही आपके जो मसाइल है उनका हल है। अब आज मैं एक एक्सियन ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था, वहाँ पे हमने ये देखा कि एक ऑफिस बॉय था, एक्सियन का नाम मैं नहीं कोट करूँगा क्योंकि मैं उस पर ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। एक एक्सियन के ऑफिस बॉय ने एक खातून शहरी से 1,20,000 रुपये बिल के एवज़ रिश्वत ले ली और उनसे कहा कि मैं ये बिल जो है ये भी कम करवा दूंगा और बिल जमा भी करवा दूंगा। उस खातून के मुताबिक उन्होंने उस ऑफिस बॉय को, अब्बास नामी ऑफिस बॉय है, उसको रिश्वत भी दी, उसको मिठाई के पैसे भी दिए। ये वो मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ जो आज मैंने देखी। इसके अलावा मीटर्स के एवज़, ग्रीन मीटर्स के एवज़ लाखों रुपए बटोरे जाते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, DGHR की जानिब से आज से कुछ गालबन 15 या 20 दिन पहले 4 लोगों को खुफिया इदारों की रिपोर्ट के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई थी और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इस करप्शन की बेनकाबी के बाद, इस करप्शन को हाईलाइट होने के बाद, ये क्या तरीका कार हुआ? आप माल बनाते हैं फिर आपको ट्रांसफर कर देते हैं, यही तो अलमिया है कि इनसे बरामदगी क्यों नहीं कराते, इनसे करप्शन के पैसे सर, यही तो अलमिया है। DGHR से जब हमने इस हवाले से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इस हवाले से आपसे कुछ बात नहीं कर सकता हूँ।
4 लोगوں کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس رپورٹ میں اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جن کو بعد میں ٹرانسفر کرنا تو پنشمنٹ نہیں ہے. میں نے اس ٹائم ان سے یہی سوال کیا تھا کہ اصولی طور پر آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو معطل کرتے, ان کے خلاف انکوائری ہوتی, ان پر چارج شیٹ کی جاتی, ان کو شوکاز نوٹس دیا جاتا. آپ نے ان کو ٹرانسفر کیوں کر دیا؟ آپ نے ان کو ایک دفعہ پھر کرپشن کرنے کا موقع دے دیا, سیف پیسج دے دیا کہ آپ فلانی جگہ چل جائیں, فلانی جگہ چل جائیں اور کرپشن کرتے رہیں. کرپشن کا بازار جو ہے وہ آئسکو کی جو سٹوریاں ہیں, جو کہانیاں ہیں, وہ تو اب زبان زد عام ہے. ہر ایک شہری کو پتہ ہے کہ جہاں پہ میٹر نہیں لگ رہا, جہاں پہ بجلی کے مسائل کا ایشو ہے, وہاں پہ آپ آئسکو کے جو ملازمین ہیں ان کو کرپشن, ان کو پیسے دیں, ان کو نذرانہ دیں. عام فہم سی بات ہے. کرپشن جو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئسکو جو ہے وہ اب کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. آپ کو میٹر لگوانا ہے, آپ کو بجلی کے بل کم کروانے ہیں. اب میں آپ کو وہی سٹوری بتا رہا تھا کہ عباس ایک آفس بوائے ہے, کلاس 4 کا آفس بوائے. اس کی کیا مجال کہ وہ آپ کے بل کو کم کروا سکے؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آفس بوائے 1,20,000 روپے لے کہ جی میں آپ کا بل بھی کم کروا دوں گا اور آپ کے بل معاف بھی کروا دوں گا اور ان سے میں پیسے بھی لے. یہ تب ہی ممکن ہے جب اس کے اوپر ہائر اتھارٹیز نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کرپشن بھی کریں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ کسی بھی ایکسچینج آفس کو دیکھ لیں, وہاں پہ ٹاؤٹ مافیا بھی موجود ہے, وہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو باقاعدہ فائل لے جا کر سائن کرانے کے ایس ڈی او سے اور ایکسین سے 15 سے 20 ہزار روپے چارج کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ فائل جو ہے وہ سائن کروا کے دیتے ہیں, چاہے وہ گرین میٹر کی فائل ہو, چاہے وہ روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے لاکھوں روپے جو ہے وہ دہاڑی لگائی جاتی ہے, جس کو ہم نے خود بھی کتنی دفعہ دیکھا, چشمدید آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ کرپشن اس طرح ہے کہ ایک فائل کے بیچ میں جب تک آپ پیسے رکھ کر ایکسچینج آفس کی طرف یا ایس ڈی آفس کی طرف نہیں بھجواتے ہیں وہ سائن نہیں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, پاکستان 133ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے کرپشن کی, اینٹی کرپشن کی رپورٹ کے مطابق, تو آپ مجھے بتائیں کیسے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی آئسکو افسران نہیں کرتے تو ایف آئی اے نے بھی کبھی آئسکو افسران کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں, ڈی جی ایچ آر جب ایک خفیہ ادارے کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, کرپشن کی پریکٹسز کی ہوئی ہیں, ان کے خلاف چارج شیٹ کرنے کے بجائے بھی اس حرکت میں نہیں آتی. کیسے حرکت میں آئے گی جب آپ کا ادارہ ہی آپ کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتا ہے؟ تو ایف آئی اے کیسے آئے گی؟ اینٹی کرپشن سیل ہے نا, اینٹی کرپشن سیل ہے, لیکن اینٹی کرپشن سیل تب بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب اس کو پراپر ایک شکایت کی جاتی ہے, کمپلین کی جاتی ہے. آپ کو خفیہ ادارے نے رپورٹ کر دی, ڈی جے 4 نے ان کو 4 لوگوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی, 6 لوگوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی, آپ نے کام ختم کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری کی جاتی, ان کی چارج شیٹ کی جاتی کہ یار آپ پر اگر خفیہ ادارے اگر آپ پہ رپورٹ کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر کر رہے ہیں. پھر آپ نے ان کو سیف پیسج بھی دے دیا. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد جو اس وقت سب کی نظریں اسلام آباد پر ہوتی ہیں, وفاق پر ہوتی ہیں کہ مثالی علاقہ ہے, مثال دی جاتی ہے اسلام آباد کی. جب یہاں سے ہی کرپشن نہیں ختم ہوگی تو پورے پاکستان میں تو کرپشن ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ عوام کو بھی پتہ ہے, آج بھی میری شہری سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے رویے کی وجہ سے تنگ آ کر انلیگل وے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں پیسے بھی دینے پڑتے ہیں, میٹر لگوانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, فائل چلوانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, اور اگر ہم ان کے وہ اس طرف نہ جائیں تو یہ میں اتنا ذلیل کرتے ہیں. دیکھنے میں آیا کہ انلیگل ڈکلیئرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بھی یہ میٹر پیسے لے کے تک. سر آپ انلیگل ڈکلیئرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں. ڈکلیئرڈ ہاؤسنگ جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ بھی اگر ٹرانسفارمر لگوانا ہو تو ان کو جب تک ان کی جیبیں گرم نہ کی جائیں وہاں پہ لیگل ٹرانسفارمر نہیں لگتے. سرکاری جگہوں پہ قبضے مارے ہیں لوگوں نے, وہاں پہ بھی یہی تو المیہ ہے کہ اسلام آباد جیسی جگہوں پر آئسکو میں ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کرپشن کرتے ہوئے میٹر لگوا بھی دیتی ہیں, ٹرانسفارمر بھی لگوا دیتی ہیں, لیگل ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہونے کے باوجود جب تک ان کا جیبوں کا پیٹ نہ بھر جائے وہ لیگل کام بھی نہیں ہونے دیتے ہیں. تو یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں, صرف ایک آئسکو نہیں, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیکھ لیں, ڈپٹی کمشنر آفس دیکھ لیں, وہاں سے جو سہولیات شہریوں کو فری دی جانی چاہیے, ایکسائز آفس کی آپ بات کر لیں. میں نے پہلے کہا اسلام آباد کے جتنے بڑے ادارے ہیں جو اسلام آباد میں ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ان سب کا یہی حال ہے. ان سب میں پبلک ڈیلنگ ہے وہاں پہ جو ہے پبلک ڈیلنگ دیکھیں, میں نے سمپل سا لفظ کہا ریونیو جو جنریٹ کر رہے ہیں. بکر آپ کا پوائنٹ آ گیا آئسکو کے حوالے سے. بریرہ سنا ہے کہ فیڈرل بورڈ میں تعینات ہونے والے جو نئے چیئرمین ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ان کو پہلے بھی جو ہے بطور ڈی جی فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہٹایا گیا تھا اور ان پہ الزامات تھے کہ غیر تسلی بخش ان کی کارکردگی اور خلاف قانون انہوں نے تقرریاں کی تھی. یہ ان الزامات کی بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا تھا. دوبارہ ان کو اتنی اہم سیٹ پر, اور سنا ہے کہ تیسری بار ان کو اس سیٹ پر لگایا گیا بطور چیئرمین فیڈرل بورڈ. بالکل کاشف صاحب, جیسا کہ ڈوگر صاحب اور باقر صاحب نے کہا بھی کہ وفاق میں جتنے بھی اہم ادارے ہیں سب میں کرپشن ہو رہی ہے اور فرض سمجھ کے کرپشن ہو رہی ہے.
जैसे कि यहाँ पे आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि मलिक इकराम जो हैं उन्हें बतौर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन लगाया गया है। उसमें हमने देखा है कि जो उनकी आखिरी जो वफाक में तैनाती थी वो बतौर डायरेक्टर जनरल थी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। तो उन्हें ओहदे से इसलिए हटाया गया कि उनकी गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी थी कि वो मुख्तलिफ बहाने बनाते हुए 10 दिन गैर हाजिर रहे और साथ साथ उन्होंने खिलाफ कानून तकर्रुरियाँ की जिसकी वजह से कौमी खजाने और जो मुस्तहिक अफसरान थे उन्हें नुकसान पहुँचा। इसकी वजह से उन्हें हटाया गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल तीसरी दफ़ा, यानी कि मतलब इससे पहले भी 2 दफ़ा वो चेयरमैन रह चुके हैं फेडरल बोर्ड के, अब तीसरी दफ़ा उन्हें लगाया गया है चेयरमैन फेडरल बोर्ड और 3 साल के लिए उनकी ये तैनाती की गई है कि वो 9 दिसंबर 2024 से लेकर 10 दिसंबर 2027 तक फेडरल बोर्ड के चेयरमैन हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि एक अहम ओहदा उन्हें दिया गया है, हालांकि उनकी पहले जब गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी थी तो अब उनका ओहदे पे आना नहीं बनता था। जैसे कि पहले ही अगर हम बात करें तो एजुकेशन के मामलात इतने स्टेबल नहीं हैं, तो उसके बाद अगर ऐसे इंसान को किसी ओहदे पे अहम ओहदे पे बिठा देना, इस पर तो सवालिया निशान है कि ऐसे ओहदे पे किसी बरीरा कौन फेडरल बोर्ड का चेयरमैन तैनात करता है, कौन सी अथॉरिटी इनको तैनात करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जानिब से ये जारी किया तो वहाँ जाता है। बैठे वो लोगों को नहीं मालूम कि हम जिस बंदे को तैनात कर रहे हैं ऑलरेडी ये बंदा जो है इस पे ये इल्जामात है, कैसे मतलब कि काशिफ यहीं पे तो करप्शन देखी जाती है, या तो सिफारशी मामलात आ जाते हैं कि सिफारिश ऐसी कोई आ जाए जिसके बाद हमें ये तैनाती करनी पड़े, जैसे कि या फिर करप्शन लेन देन के एवज ये ऐसी अहम ओहदा उन्हें दिया जा सकता है कि उन्हें सीधा फेडरल बोर्ड का चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। काशिम साहब, मैं यहाँ समझता हूँ कि इस्लामाबाद की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस्लामाबाद में जितने भी बड़े इदारे हैं जो फंड जनरेट कर रहे हैं, फेडरल डायरेक्टोरेट की अगर आप बात करें एजुकेशन की, तो फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, ये एक तरह से एक ऐसे इदारे हैं जो आवाम से पैसे लेकर उन इम्तिहानात का इनेकाद करते हैं। फंड जनरेटर आप इनको कह सकते हैं, ये फंड जनरेट करके देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की जो ब्यूरोक्रेसी है वो फंड जनरेटर्स जितने भी इदारे हैं उनको उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, अपनी मर्जी के वहाँ पे उनको लगाया जाता है, अफसरान को लगाया जाता है ताकि वो करप्शन करके अब उनका भी उनका माल उनका हिस्सा उनको पहुंचाते रहें और अपना हिस्सा खुद भी खाते रहें। तो यहाँ पे सवाल यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि कैसे तैनात हो गए, सवाल ये है कि उनकी पिछली कारकर्दगी को देखते हुए उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उनको सर्विसेज से मुअत्तल क्यों नहीं किया गया। अलमिया सिर्फ ये है पाकिस्तान का। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, एजुकेशन के हवाले से मैं आपकी मज़ीद बताऊँ कि पिछले साल 2023 में फेडरल बोर्ड जो डायरेक्टोरेट है उसने 5वीं और 8वीं के इम्तिहान लिए थे। इस साल 2024 में अभी तक फेडरल बोर्ड ना एग्री कर रहा है कि उसने 8वीं के इम्तिहान लेने, और ना फेडरल डायरेक्टोरेट जो है वो अभी तक हामी भर रहा है कि उन्होंने इम्तिहान लेने। अब लाखों तुलबा का मुस्तकबिल जो है, जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल 8वीं और 5वीं वालों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, जिनके पेपर्स लास्ट टाइम फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने लिए थे और इस साल ये कहा जा रहा था कि ये फेडरल बोर्ड लेगा 8वीं के इम्तिहान, और अभी तक फेडरल बोर्ड की जानिब से किसी किस्म का कोई भी मरासला नहीं दिया गया है कि दाखिले कैसे होंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो बात सिर्फ इतनी सी आ गई कि करप्शन जो है वो इस कदर सराहियत कर चुकी है पाकिस्तान, इस्लामाबाद के स्पेशली तमाम इदारों में, कि उन करप्शन की वजह से लाखों जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल आज दाव पर लगा दिए गए, और आज एक ऐसे शख्स को दोबारा चेयरमैन लगा दिया गया है, चेयरमैन फेडरल बोर्ड लगा दिया गया, जो की स्टोरियाँ 2023 से जो 2023 में एलिगेशंस की वजह से जिनको डीजी फेडरल डायरेक्टोरेट की वजह से हटाया गया था। डोगर साहब ये बताएं कि अपना अगर आप सीट पर, अहम सीट पर ऐसे ही नाअहल और करप्ट अनासर की तैनातियां जारी रखें तो कैसे आप 133वें नंबर से नीचे आएंगे? आप तो 133वें के बाद आप तो मजीद करप्ट ममालिक में शामिल हो जाएंगे अगर इसी तरह की तैनातियां जारी रही तो। देखें काशिफ साहब, यहाँ पे माजरत के साथ आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। आप मुझे कोई एक डिपार्टमेंट बता दें यहाँ पे करप्शन नहीं हो रही, खुलेआम हो रही है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप कोर्ट में बैठा एक रीडर है ना, अहमद है, कोई किसी एसी का रीडर है, तो उससे आप पूछें जाके यार आप आवाम से पैसे क्यों लेते हैं, वो कहते हैं आप इधर बैठ जाएं। दोपहर को जब साहब बहादुर लंच मंगवाते हैं ना, तो उसका कहते हैं मेरा मेहमान भी आया तो लंच मंगवा दें। तो जब वो लंच आता है तो उसकी पेमेंट उसको नहीं दी जाती जिसने मंगवाया है, रीडर ने, ठीक है, या अहमद जो भी नैब कोर्ट है, तो वो समझ आता है कि यार अगर साहब ने पैसे नहीं दिए ना तो साहब का मतलब यही है कि कमाओ तो साहब भी खिलाओ तो आप ले लो, ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हमें यहाँ पे एक
بریک لینی ہے، لیکن بریک پر جانے سے قبل آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان، وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان باضابطہ جو ہے مذاکرات کے آغاز کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ذرائع کا اس حوالے سے دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 5 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، اسد کیسر اور علی محمد خان شامل ہے۔ تاہم دوسری جانب سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی جو ہے شیخ وقاص اکرم نے اس کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رسمی گفتگو کا مطلب مذاکرات نہیں ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے اپنے پیشگی مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔